नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में एक लफ्ज़ बार बार सुनाई देता है, एस्टैब्लिशमेंट। एस्टैब्लिशमेंट से कुछ लोग मोहब्बत करते हैं और उसका वर्कर होने पे या उसकी साइड पे खड़े होने को अपनी सियासत का महवर जानते हैं और वो हमेशा मज़े में रहते हैं। एक दूसरा हिस्सा है सियासतदानों का जो कभी एस्टैब्लिशमेंट के साथ होते हैं और कभी उनके साथ टक्कर ले लेते हैं। इस ज़िम्मन में हमारी जो हिस्ट्री है वो भरी पड़ी है। हम कभी ये कहते हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट के ने इन लोगों को पाला लॉन्च किया और आज फिर एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खड़े हैं। नवाज शरीफ की मिसाल ले लें कि उनको एस्टैब्लिशमेंट सियासत में लेकर आई, इक़्तिदार दिलवाया, बड़े ओहदे तक पहुंचाया, फिर एक वक्त आया कि उन्होंने उसी एस्टैब्लिशमेंट से वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाकर टक्कर ले ली। इसी तरह की और भी कई मिसालें हैं। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि हमारे मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट का कितना रोल है सियासत में और मुल्क चलाने में, और दूसरा जो हमारे मुल्क में एक वोट का मसला है, वोट को इज़्ज़त दो का, वो उसमें कितनी हकीकत है कि वोट को कितनी इज़्ज़त दी जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़रीद मलिक साहब। डॉक्टर फ़रीद मलिक साहब एक वैसे साइंटिस्ट हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, लेकिन अब वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर कहा जाता है कि जी मुल्क में एक एस्टैब्लिशमेंट होती है जो मुल्क के निज़ाम को चलाती है और मुल्क को इस्तेहकाम देती है। हमारे यहाँ जो इस्टेब्लिशमेंट है इसको दोनों तरह से लिया जाता है कि जी ये मुल्क को इस्तेहकाम देती है या मुल्क को वीक कर रही है। इस पे आपकी क्या राय है? देखें, ये आपकी बिल्कुल बात बेजा है कि हर मुल्क में एक इस्टेब्लिशमेंट होती है, मगर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसका डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए विद द ग्राउंड रियलिटीज़ एंड विद द नेशन। हमारे यहाँ बहुत मेजर डिस्कनेक्ट है और वो डिस्कनेक्ट की वजह ये है कि अभी भी जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, जो हमने इनहेरिट की थी, ये अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे ही चल रहे हैं। ये अभी भी समझते हैं कि ये इनका वही रोल है और वही इनकी तरीक़ाकार है, वही कवानीन है, वही सेक्शन 144 है, वही राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है। तो दे आर कॉट इन टाइम। अच्छा, वो भी जो 1935 का भी जो एक्ट था वो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसको पास किया था। वहाँ भी एक ओवरसाइट थी, सिविलियन ओवरसाइट थी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की। वो और बात है कि वो अपनी इंटरेस्ट वॉच करते थे, हमारे नहीं करते थे, मगर दे वर स्टिल सम काइंड ऑफ एन ओवरसाइट। हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, और क्योंकि हम पहली बॉर्न फ्री जनरेशन है पाकिस्तान की, हमने ये एक कांस्टेंट डिस्कनेक्ट और डिक्लाइन देखी है इस्टेब्लिशमेंट की परफॉर्मेंस और आउटपुट में। जब शुरू में पाकिस्तान बना तो उस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट हमने इनहेरिट की वो थी कॉलोनियल इस्टेब्लिशमेंट, मगर उनमें एक एहसास था ज़िम्मेदारी का और आज़ादी का। वो समझते थे कि हमने आज़ादी हासिल की है, कौम ने आज़ादी हासिल की है और हमने अब डिलीवर करना है। हमने अब आस्ता आस्ता कौम को उठाना है, बिल्ड करना है, जो ट्रांजिशन उसको हैंडल करना है। तो एक सेंस ऑफ सर्विस थी, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग थी और एक सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन थी। मुझे याद है मेरे मरहूम ससुर वो कहते हैं हम जब रेलवे चलाने आए पाकिस्तान में तो ड्राइवर नहीं थे, टेक्नीशियन नहीं थे, हम प्लेटफॉर्म पे खड़े होते थे कि कोई कटी हुई ट्रेन आए, उसमें कोई ड्राइवर हो, कोई टेक्नीशियन हो जो ट्रेन चलाए। लोग घर नहीं जाते थे, ट्रेनें चलाते थे। इस तरह रेलवे को हमने चलाया। तो उस वक्त एक जज्बा था, मगर वो जब 58 का माशरा लगा तो वो जो एक जज्बा भी जो था, एक ट्रांजिशन थी और एक नया आज़ादी के एक सफ़र था, वो टोटली डिसरप्ट हो गया। अब जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है ये इसका बड़ा डिस्कनेक्ट होता हो गया विद द कॉमन गुड, विद द पब्लिक, विद द मासेस। और इस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो इतनी फिक्सेटेड नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वरना वो आउटडेटेड हो जाती है। हमारी अनफॉर्चुनेटली जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इतनी फिक्सेटेड है इन ओल्ड वेज कि वो ऑलमोस्ट एक ऑब्सोलीट और आउटडेटेड हो गई है। इसका एग्जांपल जो है वो रिसेंटली ये जो सोलर पावर जनरेशन है, इसमें आप देखें कि लोग इतना उस तरफ चले गए हैं कि अब वापडा जो है वो उसकी ज़रूरत ही ख़त्म हो गई है।
People don't want to go to Lesco or Wabda and those people. They want to be on their own. अब जो हमारा फार्मर है उसने वो पैनल रखे हुए ज़मीन पे, वो ट्यूबवेल से पानी निकाल रहा है और अपना चला रहा है. It doesn't need the. तो ये हमारी जो डिस्कनेक्ट बहुत बुरा हुआ है, और जो स्टैब्लिशमेंट हमारी है ये स्टेटस को का एक अदारा बन गया है विच इज़ टोटली डिस्कनेक्टेड विद द कॉमन गुड. अच्छा, आपने कहा हर मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट होती है, लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट का एक वर्ड है, कोर वर्ड, वो पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है. बाकी ममालिक में हम देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट होती है, लेकिन वो इतनी शायद विजिबल उसका इन्फ्लुएंस नहीं होता, वो बिहाइंड द सीन काम करते रहते हैं. लेकिन हमारे यहाँ तो वो गेट नंबर 4 और खाकी इसके पीपल और हम बहुत ही वो करते हैं. पाकिस्तान में क्या ये अलमिया है, या इसकी हम अदर साइड ले लें कि जो भी एस्टेब्लिशमेंट के सामने टकराव में आता है वो पॉपुलर हो जाता है? बिकॉज रिजेंटमेंट है, ये समझने वाली बात है, और हमने तो अपनी ज़िंदगी में ये देखा है. बिकॉज देर इज़ रिजेंटमेंट. अब जो प्राइम एग्जांपल है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, उनके ख़िलाफ़ 1977 में जो इलेक्शन हुए थे, एक सस्टेन मूवमेंट चली, निज़ाम मुस्तफ़ा वो बहुत नाम दिया गया, मौलवी भी निकला है, सब कुछ हुआ, एक सस्टेन मूवमेंट चली. फाइनली उनको डिपोज कर दिया गया, और उस वक्त ये ख्याल था एजेंसीज़ का कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की पॉपुलैरिटी ख़त्म हो गई है, जो इतनी सस्टेन मूवमेंट के ख़िलाफ़ चली है. उनको गवर्नर हाउस ले गए वहाँ मरी में, और जो इनको रिलीज़ किया और जब लाहौर रेलवे स्टेशन पे उतरे तो इतना बड़ा क्राउड, यानी वो उस ज़माने में रेलवे स्टेशन, जो अपना रेलवे स्टेशन सॉरी एयरपोर्ट, उस ज़माने जो एयरपोर्ट था पुराना, वो ये जेल रोड जाती थी वहाँ, तो वो जेल रोड के नहर के पुल से लेके एयरपोर्ट तक लोग ही लोग थे. रात को वो ठहरे सादिक हुसैन कुरैशी साहब के घर में, जो शादमान में नहर के ऊपर ही था, तो 1 बजे तक हम वहाँ मौजूद थे, लोग जा ही नहीं रहे थे. फिर भुट्टो साहब आए उस पर बैठ कर, उन्होंने कहा जी अब खुदा के लिए घर जाओ, मुझे भी सोने दें, मैं थक गया हूँ. तो पॉइंट ये है कि इतनी रिजेंटमेंट है अगेंस्ट द इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि ये कोई डिलीवर नहीं करती, ये तंग करती है, ये फैसिलिटेट नहीं करती, दफ्तर में जाओ तो लोग आपको नहीं मिलते, बगैर पैसों के काम कोई नहीं करता. तो एक न्यूसेंस की हद तक ये इस्टेब्लिशमेंट जो हमारी ये डिस्कनेक्ट हो. अच्छा, फिर ये है कि इनसेंसिटिविटी है कि लोगों के पास यहाँ रोटी के लाले पड़े हुए हैं, ये करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, जाके वो जुमा बाज़ार इंस्पेक्ट करते हैं 2 करोड़ की गाड़ी में बैठ के, और 10-10 और 5-5 रुपए की वो चीज़ें चेक करते हैं. मतलब एक टोटल डिस्कनेक्ट है ये हमारी जो है ना, और ये अच्छा नहीं है. इसीलिए जब भी किसी ने एंटी इस्टेब्लिशमेंट का नारा लगाया है पाकिस्तान में, उसको पिज़राई हुई है और लोग निकले हैं सपोर्ट में. देखो ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एग्जांपल मैंने दिया, बेनज़ीर भुट्टो का एग्जांपल मैंने दिया, इमरान खान का मैंने एग्जांपल दिया. इमरान खान भी अनपॉपुलर हो गए थे 2022 में जब उनको डिपोज किया गया, तो उस वक्त वो काफ़ी अनपॉपुलर थे. इनका ये ख्याल था कि ये अब दोबारा इनकी पॉपुलैरिटी गेन करना बड़ा मुश्किल होगा, मगर जो ही उन्होंने एंटी उसका इस्टेब्लिशमेंट का वो रेट्रिक किया, वो कहाँ से कहाँ उनकी पहुँच गई पॉपुलैरिटी. अच्छा, हमने ओवर द ईयर वैसे देखा, कभी वो फिगर्स और इकोनॉमिस्ट बैठे होते हैं, वो कहते हैं कि जी जो मार्शल लॉज हैं उसमें चूँकि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम हो जाता है, तो कुछ जो काम है वो मेरिट पे होते हैं, तो उससे जो है ना ओवरऑल मुल्क में डेवलपमेंट आती है. इसमें मुशर्रफ के दौर की मिसाल ले लें, ज़ियाउल हक के दौर के भी वो लोग मिसाल देते हैं, अयूब खां के दौर की भी मिसाल देते हैं. तो आपका इसमें क्या तजज़िया है? नहीं, ये किसी हद तक आप इसको कह सकते हैं, ठीक है. असल में हमारी भी जो सियासी जमातें हैं, ख़ास तौर पे जो GHQ की जमातें हैं, इनमें नेपोटिज़म और फेवरेटिज़म बहुत है. ये फिर क्या करते हैं कि ये अगेंस्ट मेरिट अपने वर्कर्स को रिक्रूट करते हैं, हायर करते हैं. जिस तरह पुलिस में बहुत रिक्रूटमेंट्स हुई PMLN के ज़माने में, और इन्होंने अदारों को बहुत गलत लोगों से उनको नौकरियाँ दी, वहाँ तक पहुँचाया. ये ज़रूर करते हैं. अच्छा, जब टेक ओवर होता है, जो मिलिट्री गवर्नमेंट आती हैं, अयूब खान की आई या ज़ियाउल हक की आई या उनकी आई, तो उनकी इतनी इमीडिएट लॉयल्टीज़ नहीं होती विद वर्कर्स, और वो एक्सपेक्टेशंस नहीं होती. तो वो फिर कुछ ना कुछ वो अपना जो उनका नेटवर्क होता है उसके थ्रू वो कुछ ना, अच्छा, फिर उन्होंने कुछ प्रूव भी करना पड़ता होता है, कुछ डिलीवर भी करना होता है. वो ये करते हैं, मगर अगेन डिस्कनेक्ट बड़ा होता है. मैं आपको बड़ा एग्जांपल दिया, आपने ये अच्छी बात छेड़ी कि मुशर्रफ साहब के ज़माने में
उनका जो एक प्रोग्राम था ये रूरल, ये जो लोकल गवर्नमेंट वगैरह का सारा जो प्रोग्राम था, डेवोल्यूशन जो प्रोग्राम था, ये उन्होंने ये पीएम सेक्रेटेरिएट से लॉन्च किया था और वो एक जनरल साहब थे जो उसको हेड करते थे। तो उन्होंने मुझे भी बुलाया, तो मैं जब मिलने गया तो वो मुझे कहने लगे कि जी मैंने डेवोल्यूशन प्लान बना लिया है और हमने जाना था इस डायरेक्शन में और हम 50 साल से इस डायरेक्शन में जा रहे थे, अब मैंने डायरेक्शन बदल देना है, मैंने डायरेक्शन ठीक कर देना है मुल्क का। तो मैंने कहा अच्छा जी बड़ी अच्छी बात है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये इम्प्लीमेंट कौन करेगा? प्लान तो आपने बना लिया, हु विल इम्प्लीमेंट इट? कहते हैं ये ब्यूरोक्रेट्स करेंगे। मैं उन्होंने 50 साल में क्या इम्प्लीमेंट किया, नंबर 1। नंबर 2, वाई विल दे इम्प्लीमेंट अ प्लान विच इज़ टेकिंग अवे देयर पावर्स? मतलब वो क्यों इम्प्लीमेंट करेंगे जो उनकी अपनी पावर्स का टेल कर रहा है कि नो वील टेल देम एंड दे विल इम्प्लीमेंट। मगर मेरा इम्प्लीमेंटेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे प्रेसिडेंट साहब ने कहा था कि आप एक डेवोल्यूशन प्लान बना दें, अगर आपने इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस करनी तो ऊपर जाएं, वो 5th फ्लोर पे पीएम सेक्रेटरी प्रेसिडेंट साहब बैठे हुए, उनसे जाके आप डिस्कस करें इम्प्लीमेंटेशन। मैं कहा सर आपका काम तो भी बड़ा आसान हो गया। कहते हैं क्यों? मैं कहा जी इस्लामाबाद इज़ एन आर्काइव ऑफ फेल्ड प्लान्स। यहाँ आप अनाउंस करें दुनिया जहान का बेहतरीन प्लान आपकी टेबल पे 24 आवर्स में पहुँच जाएगा। असल चीज़ है इम्प्लीमेंटेशन एंड वी डोंट हैव द इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी। और वही हुआ एग्जैक्टली कि वो जो सारा प्लान लॉन्च हुआ उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म ही नहीं था। उन्होंने जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को पता ही नहीं था करना क्या है। और जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो उनको मिसगाइड करते थे बिकॉज उनकी कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो ये डिस्कनेक्ट जो है हमारा, ये बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है। ये इस्टेब्लिशमेंट का और जो ग्राउंड रियलिटीज़ का जो डिस्कनेक्ट है ये बहुत बड़ा है। और फौजियों को और भी ज़्यादा हो जाता है जब मिलिट्री गवर्नमेंट्स आती हैं, वो तो बिल्कुल ही, क्योंकि सिविलियंस जो फिर भी उनको थोड़ा बहुत उनका क्योंकि ताल्लुक रहता है गली मोहल्लों में और इंटरेक्शन होता है। जो जी मिलिट्री गवर्नमेंट्स आती हैं ये हो सकता है इनकी नीयत अच्छे काम करने की हो और एड भी आती है, यूएस एड भी आती है, फैसिलिटेशन भी होती है, तो वो कुछ अरसा आपको लगता है कि हालात अच्छे हैं, बेहतर हो रहे हैं, नए चेहरे आए हैं कुछ, मगर आस्ता आस्ता वही लोग, वो पंजाबी में कहते हैं वो खोती रही बोर्ड थले, वो इवेंचुअली वही लोग ऊपर आ जाते हैं। कई ऐसे नाम हैं उनको मैं जानता हूँ कि जब मिलिट्री गवर्नमेंट आती है तो वो जेल में होते हैं और 1 साल के बाद वो बेस्ट फ्रेंड हो जाते हैं डिक्टेटर्स के। बहुत लोग हैं ऐसे, मैं आई कैन टेक सेवरल नेम्स बट आई डोंट वांट टू टेक। अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट कोई एक एब्स्ट्रैक्ट तो वो नहीं है, उसके जब एलिमेंट की वो बात की जाती है तो वो कुछ उसमें आर्म्ड फोर्सेस का एक कंपोनेंट है। बिल्कुल आर्म फोर्सेस है, ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशरी है, सारा एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, मीडिया भी है। हाँ मीडिया भी है। जो कंटिन्यूटी है वो अदारे, वो इंडिविजुअल जो जिनका बरकरार रहता है काम, जो डिसरप्ट नहीं होता विद द चेंज ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट एंड मार्शल। अच्छा, आपने एक लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल किया, डिस्कनेक्ट है, डिस्कनेक्ट, और ये 1935 से एक मॉडल चला आ रहा है जिसमें कोई चेंज नहीं बल्कि वर्स्ट होता जा रहा है। किसी हद तक पहले कहते हैं अब ठीक था। तो ये डिस्कनेक्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए या ख़त्म करने के लिए क्या रिफॉर्म्स, अब आपने कुछ रिफॉर्म्स का जिक्र भी किया कि टाइम टू टाइम हम प्लान्स और रिफॉर्म्स और बड़ा कुछ करते रहते हैं, लेकिन वो आफ्टर अ डेकेड वो दूसरा सिस्टम हम ले आते हैं और उसको शेल्फ कर देते हैं और इस पर कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होती। तो ये डिस्कनेक्ट को ख़त्म करने के लिए देखें जी, पहली तो चीज़ ये है कि एक चेंज ऑफ कोर्स हमारे नहीं हो पाता। पहली तो चीज़ ये है कि अब 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो अब आउटडेटेड, ऑब्सोलीट हो गया। अब 73 का कॉन्स्टिट्यूशन पास हो गया। देखिए ना, अब सारा कौम का जो डायरेक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स पे होना चाहिए। तो ये एक कोर्स करेक्शन जो है इसका होना बहुत ज़रूरी है। और जो भी हमारे डिक्टेटर्स आए हैं उन्होंने हमेशा इस कॉन्स्टिट्यूशन को डिसफिगर करने की कोशिश की, इसमें से दाम निकालने की कोशिश की, अपनी मर्जी के अमेंडमेंट्स करने की कोशिश की। तो पहले तो एक ये होनी है चेंज ऑफ डायरेक्शन में, ये बहुत ज़रूरी है कि हम 1935 के एक्ट से निकल के और हम 73 के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर फोकस करें और सब कुछ वहाँ वो मंबा होना चाहिए हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का। मैं आपको बड़ा एग्जांपल दूँ अपना भी। मैं जब साइंस फाउंडेशन में था तो हमारे एक डिप्टी सेक्रेटरी साहब थे जो बड़े पावरफुल थे, 18-20 साल से डिप्टी सेक्रेटरी थे और असल में चेयरमैन वो थे। तो मैं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से गया और मैं मैनेजमेंट भी समझता था, आई वॉज द टेक्नोक्रेट, नॉट जस्ट अ ट्रेडिशनल साइंटिस्ट और एन इंजीनियर। तो मैंने उनको बड़ा समझाया, वो नहीं मानते थे। तो फिर मैंने उनको उनके ओहदे से हटा दिया। तो जब उनको ओहदे से हटा दिया तो उन्होंने को मिला के अपने आप को पीएम सेक्रेटेरिएट में
पोस्ट आउट करा दी। तो वो सेक्रेटरी साहब ने मुझे कहा जी कि इनको आप रिलीज़ कर दें। मैंने कहा जी हमारे बगैर पूछे ये गए हैं, अगर पीएम सेक्रेटरी इनको रखना चाहते इनको रख लें, तो हमें कोई इतराज़ नहीं, हम इनको फारिग कर देते हैं, हम कोई और रख लेंगे, हमें क्या, हम तो इनके बगैर चल सकते हैं। तो उन्होंने सेक्रेटरी साहब ने, जो बाबू आज़म होते हैं ग्रेड 22 के सेक्रेटरी साहब, उन्होंने मुझे एक 1970 का एक एक्ट भेज दिया जो पास हुआ था जब लोग ईस्ट पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट जाते थे। तो एक ऑर्डिनेंस पास हुआ जिसमें ये लिखा हुआ था कि जो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है वो किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को कहीं भी पोस्ट कर सकता है। वो उन्होंने मुझे वो भेज दिया कि जी ये अब देखें, ये इसके तहत उन्होंने पीएम सेक्रेटेरिएट में आपके डिप्टी सेक्रेटरी जो ग्रेड 19 को बुलाया। तो मैं गया उनसे मिलने में, 73 के कॉन्स्टिट्यूशन की मैं कॉपी ले गया। मैं कहा सेक्रेटरी साहब आपको पता नहीं 73 का कॉन्स्टिट्यूशन पास हो गया है, इस 70 का ऑर्डिनेंस जो है ये तो ख़त्म हो गया, अब दिस इज 73 कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ पास्ड। देखो ना, अब ये 73 के आइन को कोई नहीं मानता, ये कोर्स करेक्शन होने वाला है। और इस पे मैं हैरान होता हूँ कि कभी कोई डिबेट नहीं होती, कोई डिस्कशन नहीं होती। वो एक अमेरिका का जो कानून का आइन बना था 200-250 साल पहले, वो उसको मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, उनके लीडर्स उस पर बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करते हैं, उसके लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसमें अमेंडमेंट करना इतना मुश्किल है कि कोई सोच भी नहीं सकता, जितना गन कंट्रोल है, हालांकि वो रिक्वायरमेंट है, वो चाहते हैं लोग कि गन कंट्रोल हो, मगर वो नहीं कर पाते क्योंकि फाउंडिंग फादर्स ने उनमें वो चीज़ राइट टू बेयर आर्म्स रखा हुआ था। तो मेरे कहने का मतलब हमारे जो ये डिसरिस्पेक्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत माइंड बॉगलिंग है। और मैं ये समझता हूँ कि जिन जिन लोगों ने आइन को डिसफिगर करने की कोशिश की, तो मुशर्रफ तो वो ज़ियाउल हक तो साफ कहते थे आइन की चीज़ें फाड़ के फेंक दूंगा। दिस इज सेडेशन, ये आर्टिकल 6 उन पर लगना चाहिए बाकायदा। सी वो ठीक है, वो दुनिया में नहीं है, मगर ये शुड बी वेरी क्लियर। वो मुशर्रफ साहब कहते थे कि जी आइन को बचाएं या मुल्क को बचाएं, ये क्या कंपैरिजन है? बगैर आइन के को मुल्क चल ही नहीं सकता, तो क्या बचाने की कोशिश कर रहे हैं आप? देखो ना, इस किस्म के जो स्टेटमेंट्स देना, फिर अपनी मर्जी के अमेंडमेंट्स करना, तो ये दिस इज व्हाट हैज़ हैड टू हैपन। ये रिस्पेक्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ। जैसे चर्चिल ने तो ये कहा था कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी जीत जाएंगे अगर सिविलियन कंट्रोल होगा और अदालतें काम कर रही होंगी, तो हमें कोई खतरा नहीं है, इवन हिटलर भी हमें नहीं कब्जा कर सकता हमारे ऊपर। देखे ना, तो दिस हैज, अब देखो चाहे ईरान में देख लें आप, उनका एक जो भी उन्होंने कानून बनाया हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है, उसके तहत उन्होंने सक्सेसर भी ढूंढ लिया। वो एक साहब गए, दूसरे साहब की जगह पे आ गए, बिकॉज देयर इज रिस्पेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर द सिस्टम। सी, और वो सिस्टम है जो ओरिएंटेड टूवर्ड्स द पब्लिक। ठीक है, वो कोई उसमें भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मगर पॉइंट ये कि थ्रू अ प्रोसेस लोग करें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। इसी तरह दुनिया में सारी जो इस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं वो एक एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म से चलती हैं। वो देखती हैं कि कौम की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ज़रूरियात हैं, किस तरह चलना है। अब जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लोगों के ID कार्ड्स ना बनते तो पासपोर्ट नहीं बनना था। अब वो 70s में रिफॉर्म हुए कि ID कार्ड बनने शुरू हुए, वरना पहले डोमिसाइल बनते थे। सी, एक अजीब हंगामा, कचहरियों में जाकर, और डोमिसाइल कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं थी, तो फिर शनाख्ती कार्ड बने, उससे आइडेंटिफिकेशन हुई, उससे फिर पासपोर्ट बने, फिर लोग बाहर गए, और आज वही लोग जो हैं वो मुल्क को चला रहे हैं। सी, ये वो जो पीरियड थे, एक तो शुरू में पहले 10-11 साल पाकिस्तान के, और वो फिर वो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट थी इलेक्टेड 70s की, जहाँ कुछ बहुत उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को लोगों की तरफ लाने की कोशिश की, सर्व करने की कोशिश की। पुलिस ने स्ट्राइक कर दी थी 1971 में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा कि पंजाब पुलिस स्ट्राइक पे गई। यू नो, हैरानगी की बात है। सी, दिस शुड बीन फायर्ड। वो तो मेरे ख्याल में गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। वो अगर वो उस वक्त मुल्क ना टूटा होता और हालात ऐसे ना होते, तो उनसे तो निजात हासिल कर लेनी चाहिए थी। और मैं अभी भी समझता हूँ कि कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो ठीक नहीं हो सकते, जिसमें पंजाब पुलिस है, ये इसको दोबारा रेस करना पड़ेगा आपको। इसमें इतने डिज़ाइन फैक्ट्स हैं, ये ठीक नहीं हो सकते। PWD तो उन्होंने बंद कर दी है, तंग आके मुझे तो हुकूमत ने भी बंद कर दी है। पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट जो था, दे बिन शट डाउन, देखो ना, उन्होंने बंद कर दिया। अच्छा, आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से वो मिसाल दी कि जब आप पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के चेयरमैन थे, अब आपका काम तो ज़्यादातर होना चाहिए था उधर साइंस की तरक्की और उसके लिए, लेकिन आपको इन कामों में भी उलझाए रखा कि जी वो पुरानी ब्यूरोक्रेसी, यानी कि अब आप उधर इस केस को फाइट आउट कर रहे हैं, साथ अपने प्रोजेक्ट्स को भी देख रहे हैं और साथ वो भी कर रहे हैं। ठीक है, तो यही होता है एट द एंड ऑफ द डे कि आप डिफ्यूज होता है, घर भी आ गए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हाँ, वक्त से पहले घर भी आ गए। हाँ, अब हमने देखा है अपने मुल्क की हिस्ट्री में कि वैसे कहीं अकाउंटेबिलिटी नहीं है जी।
लेकिन जो बंदा इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा होता है उसको इबरत का निशान बना दिया जाता है जी। और जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलता है वो उसको ना जेल होनी है ना उसका कोई एहतसाब होना है। तो ये रविश हमारी पब्लिक को या इस्टेब्लिशमेंट को समझ क्यों नहीं आती कि ये अवाम के सामने है चीज़ कि आपने हमेशा उन्हीं लोगों को सज़ा दी है कि जो इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े होते हैं, लेकिन जो ही वो अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ जाते हैं तो उनके सारे गुनाह धुल जाते, माफ़ हो जाते हैं, धुल जाते हैं। और इसमें जुडिशरी का भी एक बिल्कुल वाज़ेह रोल है। बिल्कुल। तो इसमें यहाँ पे शायद वो डिस्कनेक्ट आ जाता है कि भाई पब्लिक में क्या बात हो रही है। और मैं इसका भी जवाब देता हूँ, मगर इससे पहले मैं समझता हूँ कि आपने जो पहला पॉइंट रेज किया था, देखें हमारे सिस्टम में नेगेटिव एनर्जी बहुत है और ज़्यादातर टाइम लोगों का नेगेटिव एनर्जी को फाइट करने में मेरा भी लगा है। नेगेटिव एनर्जी थर्ड कोल पे था, बहुत नेगेटिव एनर्जी थी। मगर साइंस फाउंडेशन में मैं शेयर करना चाहता हूँ अपना ये एक्सपीरियंस कि वो मेरे जो वो स्टाफ ऑफिसर था वो सारी फाइलें लेके आता था मेरे पास दोपहर को लंच के बाद, तो तकरीबन 1 घंटे में मैं सारी फाइलें जो निकाल देता था। तो मैं उसको कहता था यार ये 1 घंटे की मार है ये नो, मैं उसको कहता था तो जो 8 घंटे बहुत टाइम होता है दिन में, तो अगर मैं 5 से 6 घंटे अगर टेक्निकल काम प्रोजेक्ट्स में भी काम कर लूँ तो वो जो पेपर वर्क था, वो जो फाइल वर्क था, वो जो किल थी, जो मैं कहता हूँ पेपर वर्क, वो 1 घंटे की मार थी। देखा ना, अगर आप उसको स्ट्रीमलाइन कर लें, अपने प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर लें तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है। ये जो 8-10 घंटे तो दफ्तरों में बैठते हैं और वो डिलीवर कुछ नहीं करते, एक वो चीज़। दूसरी चीज़ आपने जो डिस्कनेक्ट की बात की, असल में ये जो हमारी ट्रांजिशन थी पावर की, जो लिंकेजेस होने थे इस्टेब्लिशमेंट के विद द पब्लिक एट लार्ज, ये जो 47 में हमारा सफ़र शुरू हुआ था, वो जो डिसरप्ट हुआ 58 में, उससे वो जितने गेंस थे वो 11 साल के वो न्यूट्रलाइज हो गए। और उन्होंने आते ही 58 में जब फील्ड मार्शल साहब आए, मार्शल लॉ लगा, तो उन्होंने आते ही कॉन्स्टिट्यूशन भी एब्रोगेट कर दिया 56 का। देखे ना, रिवर्स गियर लगा दिया कि वापस हम पहुंच गए 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। फिर जब वो कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ 73 का, ज़ियाउल हक ने कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल एब्रोगेट तो नहीं किया मगर तो काफ़ी डिसफिगर करने की कोशिश की और फिर इस्लाम को बीच में ले आए और ये कह दिया कि जी इस्लामिक क्लॉजेस को आप चेंज नहीं कर सकते। देखा ना, खाम का इम्पोज कर दिया, बल्कि वो तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर रहे थे। वो शुक्र है कि उनसे निजात मिल गई हमको, वरना वो तो 73 कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर रहे थे। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ये जो हमारे जो अभी भी ये जो कोर्स करेक्शन है ये ज़रूरी है, ये लाजमी है। आज भी हम वहीं बैठे हुए हैं कि इतना डिस्कनेक्ट है। एक वो इस्टेब्लिशमेंट का जा रहा है 2 करोड़ की गाड़ी में, लोग सड़क पे खड़े हुए हैं, ना बस है, ना वैगन है, ना रिक्शा है। देखो ना, गर्मी में लोग खड़े हुए हैं, वो करोड़ों रुपए की गाड़ियों में बैठे हुए हैं, एक कंडीशन दफ्तर इस्तेमाल, आउटपुट है कुछ नहीं, है ना। तो ये बहुत एक बहुत बड़ा गैप है और बड़ा मैसिव डिस्कनेक्ट है। अच्छा, अब तो तनख्वाहें भी बढ़ा देते हैं, पेंशनें भी बढ़ा देते हैं, टेन्योर भी बढ़ाते हैं, एक्सटेंशन भी दे देते हैं। सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट का 1.1 ट्रिलियन रुपए का वो पेंशन बिल है। अब इन्होंने तंग आके ये सन 2026 जनवरी से पेंशन ख़त्म कर दी है। अब जो गवर्नमेंट मुलाजमत में आएंगे उनको प्रोविडेंट फंड वो मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी। तो मेरे कहने का मतलब ये टोटली ऑब्सोलीट हो गए हैं। डिलीवरी कोई नहीं है, पब्लिक वेलफेयर कोई नहीं है, पब्लिक फैसिलिटेशन कोई नहीं है, टोटल डिस्कनेक्ट है। इनको सोच समझ, जो फिर इनको समझाने की कोशिश करता है उससे दुश्मनी हो जाती है। देखो ना, मुझसे वो एक दफ़ा सेनेट की हेयरिंग थी वहाँ इस्लामाबाद में, तो वो मुझे कहने लगे, सेनेटर्स थे, कि जी डॉक्टर साहब ये हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी जो है ये प्रोडक्ट्स क्यों नहीं प्रोड्यूस करती, हमारी चीज़ें मार्केट में क्यों नहीं आती, तो ये क्यों नहीं होता ये। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी देखें, यू वांट मी टू बी ऑनेस्ट। उसने कहा हाँ, जो आप समझते हैं आप बताएं, बोले। तो मैंने कहा जी देखें, ये जो टेक्निकल मिनिस्ट्रीज़ हैं, ख़ासतौर पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड वर्क्स, IT, जब तक इनके सेक्रेटरीज टेक्नोक्रेट्स नहीं होंगे यहाँ कुछ नहीं हो सकता। इट विल नॉट हैपन। तो मेरे साथ सेक्रेटरी साहब बैठे हुए थे, वो ग्रेड 22 के अफसर थे, वो कहते जी हमारे बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। उन्होंने ये कहा और उस दिन से वो मेरे दुश्मन हो गए। हालांकि मैंने ये नहीं कहा था कि इनकी नौकरी ले लें, मैंने तो ये कहा था जो टेक्निकल मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको आप छोड़ दें, उनका पीछा आप जाएं, वो महकमा माल में जाएं, डिस्ट्रिक्ट उसमें जाएं, वो अपना काम करें। जो टेक्निकल मिनिस्ट्रीज़ हैं वो उसमें टेक्नोक्रेट्स को आने दें। ये मुझे बड़ा अजीब व गरीब है
कि पाकिस्तान में ये सिर्फ मैंने यहाँ महसूस किया कि मैंने अमेरिका में भी काफ़ी वक्त गुजारा और भी यूरोप में भी गुजारा कि ये जो यहाँ कॉन्सेप्ट है ना खेडेंगे ना खेडन देंगे, ये अजीब कॉन्सेप्ट है हमारे कि आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपकी इस्टेब्लिशमेंट डिलीवर भी कुछ नहीं करती और फिर इन दी एंड चेंज भी नहीं आने देती। देखो या तो आप डिलीवर कर रहे हो सी, फिर तो आप कहें जस्टिफाई भी करें, आप डिलीवरी भी नहीं है और आप चेंज भी नहीं आने देते सी। और जब भी जो चेंज आता है वो उसको इतना मिस मैनेज और मिस हैंडल किया जाता है कि वो और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। इस तरह वापडा का है, वापडा को आपने अनबंडल कर दिया, आपने कहा जी हम वापडा को तोड़ेंगे, वापडा बहुत बड़ी हो गई है, आपने वापडा को अनबंडल किया, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ट्रांसमिशन कंपनीज, जनरेशन कंपनीज, वो जो रियासत ज़्यादा वो बेड़ा गर्क हो गया सी, यानी ज़्यादा लेयर्स बना दी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गई, ज़्यादा इश्यूज हो गए, अब 3 डिपार्टमेंट में आपको जाना पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब है हमने कभी पब्लिक वेलफेयर और पब्लिक फैसिलिटेशन को हमने कभी फोकस नहीं किया, पब्लिक से पूछा नहीं, उनसे नहीं पूछा कि वो क्या चाहते हैं कि उनकी क्या थिंकिंग अच्छा, है। एक आपने कहा एक थिंकिंग ये चल रही होती है न खेडेंगे न खेड़ा, हाँ। एक आप अपना इस शेयर कोट करते हैं अपने एक आर्टिकल में कि सूली दे चढ़ना पैदा है जी, वो किस कंटेक्स्ट में है? सूली पे चढ़ना पैदा मतलब ये है कि आपको जो स्टेटस को इतना इंट्रेंच्ड है इस मुल्क में कि उससे लड़ने के लिए आपको वाकई अब यू हैव टू स्टिक योर हेड आउट। और मैं ये कई लोग इस्लामाबाद जाते हैं विद गुड इंटेंशन, मैं ये नहीं कह रहा सब वो, और मैं जो मेरे जो पॉलिटिकल इनिंग्स भी है वो इसमें गुजरी, मैंने लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं इस्लामाबाद एक्सपीरियंस करके आया हूँ। पॉइंट ये है कि लोग इस्लामाबाद वाकई जाते हैं विद गुड इंटेंशंस, मगर वो अंडर एस्टिमेट करते हैं जो वो स्टैग्नेशन है, जो इस्टेब्लिशमेंट की जितनी वो गुठी हुई है, जितनी वो गड़ी हुई है, वो उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। यानी ये ग्रेड 19 का वो डिप्टी सेक्रेटरी मैं रिमूव नहीं कर सकता था एज चेयरमैन, सी आई हैड टू पुट माई फुट डाउन, आई हैड टू पुट माई नेक ऑन द लाइन, सी तब मैं एक ग्रेड तो 19 को मैंने काम खाक करना था, चेयरमैन तो वो था, लेकिन अगर मैं कुछ कर ही नहीं सकता तो लोग बड़े बड़े जाते हैं। अभी भी बड़े अच्छे अफसर्स भी हैं हमारे सिस्टम में, मगर वो इतना माफिया, इतना कंट्रोल है, इतनी नेगेटिविटी है कि वो बेचारे खामोशी से अपनी इज्जत बचा के एक तरफ बैठ जाते हैं कि चलो जी रिटायरमेंट तक टाइम गुजारते हैं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। किसी में जो इतनी हिम्मत नहीं है, जुर्रत नहीं है टू टेक द ड्रैगन ऑन एंड गो फॉर कोर्स करेक्शन। ये 70s में हुआ था, उन्होंने किया। पासपोर्ट रिफॉर्म्स हमने देखी, अपने आंखों से देखी। वो जो कयूम खान साहब मिनिस्टर थे इंटीरियर के, वो उसमें जाते थे जब पासपोर्ट ऑफिस में, तो वो बकायदा मारते थे लोगों को, जो वहाँ वो जो क्लर्क होते थे चपड़ा जगह वो फजूल बात करते थे ना, तो टिका भी देते थे। ठीक, मैंने खुद देखा, उठा के बाहर फेंकी उन्होंने फाइलें, चीज़ें, कि ये क्या आपने लोगों को तंग करने की मैकेनिज्म बनाया। दो ने पासपोर्ट, हफ्ते के अंदर मुझे हफ्ते में पासपोर्ट मिला। आई नेवर वेंट टू द पासपोर्ट ऑफिस। सी मैंने ट्राई किया, अप्लाई किया, हफ्ते के बाद पासपोर्ट जनाब सब वॉज रेडी, है ना, बगैर गए हुए। तो मेरे कहने का मतलब जो पब्लिक फोकस है, पब्लिक वेलफेयर है, पब्लिक ओरिएंटेशन है, इसके बगैर कोई मुल्क नहीं चल सकता। आप जितना भी इनको गाड़ियाँ दे दें, करोड़ की दे दें, बुलेट प्रूफ दे दें, सी इन्होंने कुछ नहीं करना जब तक पब्लिक हैप्पी नहीं होगी, पब्लिक पे आपका फोकस नहीं होगा, कॉमन वेलफेयर पे फोकस नहीं होगा, कॉमन गुड पे फोकस नहीं होगा, पाकिस्तान में तब्दीली नहीं आ सकती। अच्छा, पब्लिक जो है ना गाहे बगाहे उठती रहती है तब्दीली के लिए। हमने देखा है डिफरेंट इलेक्शंस में जब भी उनको मौका मिलता है जी, या डेमो की सूरत में मिलता है या लिखने की, जहाँ पे कथारसिस का मौका होता है वो करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ओवर द टाइम न चेंज हो रही है ना, लेकिन मजबूत भी हो रही है, और बाकी इदारे। तो क्या आपको ये उम्मीद है कि कोई एक एस्टेब्लिशमेंट विद इन द एस्टेब्लिशमेंट उठे और वो इस एस्टेब्लिशमेंट का कोर्स करेक्शन करे? और एक जी, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट चाहिए हमें। बिल्कुल हर मुल्क को चाहिए होती है। देखें, आपने एक इंटरेस्टिंग लफ्ज़ यूज़ किया कि मजबूत हो रही है। मैं इसे इत्तेफाक नहीं करता। एक्सपोज हो रही है, सी मजबूत नहीं हो रही, एक्सपोज हो रही है, सी। और जितना एक्सपोजर होता है, वो जिस तरह वो सोवियत यूनियन ब्लास्ट हुआ, देखे ना, जब एक्सपोजर होता है तो फिर या तो आप उसको एवोल्यूशनरी प्रोसेस से उसको स्टीम को निकलने देते हैं, या फिर वो ब्लास्ट होता है। सोवियत यूनियन का ब्लास्ट हुआ, वो सारा सोवियत एम्पायर ही ख़त्म हो गई। तो ये कौमों की हिस्ट्री आप देखें, अगर आप एवोल्यूशनरी प्रोसेस से चेंज नहीं लाते, देखें ना, जो दुनिया ख़ास तौर पे जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड है जिसमें हम आजकल रह रहे हैं, ओनली चेंज इज़ परमानेंट। जो चेंज नहीं अगर आप लाएंगे, वो चाहे उसका क्वांटम थोड़ा हो ज़्यादा हो, चेंज के बगैर आज की दुनिया में 21वीं सदी में आपका कोई फ्यूचर नहीं है।
तो स्टैब्लिशमेंट मजबूत नहीं हो रही, स्टैब्लिशमेंट एक्सपोज हो रही है और हॉलो हो रही है, ये अंदर से वो जो है ना वो हॉलो हो रही है, मजबूत नहीं हो रही। मैं आपसे एग्री नहीं करता, मगर ये तो बेहतर यही है कि अब बैठ के एक रास्ता निकाला जाए कि हर अदारा अपना जो उसका रोल है वो करे और नेशन बिल्डिंग की तरफ फोकस करें, जिस तरह पहले 10-11 साल थे हमारे जब पाकिस्तान बना, और अदारों को मजबूत करें और पब्लिक वेलफेयर पे फोकस करें, कॉमन गुड पे फोकस करें। तो यही हमारा राह निजात है और यही वे फॉरवर्ड है, और कोई और तरीका नहीं है। तो नाजरीन, आज के प्रोग्राम में यही सवाल था कि हमने आगे बढ़ने के लिए कौन सा नया रास्ता इख्तियार करना है जिसमें पब्लिक की वेल शामिल हो और पब्लिक एस्पायरेशन हो और एक ऐसी एस्टेब्लिशमेंट भी हो जो आवाम की राय का एहतराम करे और उनके ज़रूरियात के मुताबिक चले, डिस्कनेक्ट ख़त्म होना चाहिए। वक्त के ज़रूरियात के मुताबिक चले। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।